नमस्कार दोस्तों, सीईसी के इस लाइव रिसर्च लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अपने पिछले सेशन में हमने बात की थी एक अहम विषय पर और विषय था हाशी का सिद्धांत और साहित्य। और इस चर्चा के माध्यम से हमने जानने की कोशिश की थी, हमने सवाल उठाया था कि पिछले 30 से 40 वर्षों में जिस प्रकार से लेखनी में बदलाव आया है, यानी कि महिलाओं ने, दलित समाज ने और समाज के अन्य लोगों ने जिस तरह से लिखना शुरू किया है, उसके चलते अब आलोचकों के सामने ये मुद्दा उठता है कि मूल्यांकन किस प्रकार हो। तो हमने इस चर्चा पर विशेष बात करी, जानने की कोशिश करी कि वो क्या तत्व हो सकते हैं, वो क्या आधारभूत स्तंभ हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम लेखनी का जो है, जो अगर हम 30-40 वर्षों की बात करें तो उस लेखनी का हम मूल्यांकन कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी आज भी हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि हाशिए का सिद्धांत और साहित्य, इस पर हम आगे बात करेंगे। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर देवेंद्र चौबे, जिनके माध्यम से हमने इस चर्चा पर एक दृष्टिकोण डालने की कोशिश की थी, एक दृष्टिकोण बनाने की कोशिश की थी। और आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर चौबे निरंतर रूप से लिखते हैं दलित समाज के बारे में, स्त्रियों के बारे में काफी कुछ इन्होंने लिखा है। और हाल ही में एक सम्मेलन में इन्होंने एक अहम भागीदारी बनाई और वहां पर इन्होंने चर्चा करी कि किस तरीके से ग्रामीण स्तर पर, अगर हम बात करें इतिहास को ग्रामीण स्तर पर देखने की किस तरह से जरूरत है, इस पर इन्होंने चर्चा की। तो आज भी उम्मीद करती हूं कि एडुसेट के इस लेक्चर के माध्यम से हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे और उनके पिटारे में से निकालने की कोशिश करेंगे वो तमाम बातें जिन्हें कई बार ये देखते, पढ़ते या फिर अपने जीवन में भी उनको लागू करने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी हमारे एक्सपर्ट, हमारे गेस्ट डॉक्टर देवेंद्र चौबे जी का। देवेंद्र जी, आपका एडुसेट के इस लाइव एडुसेट लेक्चर में स्वागत है। और हम यही चाहेंगे कि जिस तरह से पिछले सेशन में हमने हाशिए का सिद्धांत और साहित्य पर एक गहरी चर्चा करने की कोशिश की थी, आज भी आप ही के माध्यम से हम कुछ और जान पाएंगे, समझ पाएंगे। धन्यवाद उर्वशी जी। मेरे ध्यान में ये बार बार रहा है कि पिछले 30-40 सालों में भारत बदल रहा है, हमारा देश बदल रहा है। यह भी सही है कि ये बदलाव की प्रक्रिया हमेशा निरंतर चलते रहती है, लेकिन कई बार होता है कि बदलाव कुछ अलग तरह से होता है। और यह बदलाव जिसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं और जिस बदलाव को लेकर के हिंदी में साहित्य रचा जा रहा है, जिसे हम स्त्री, दलित, आदिवासी या फिर हम आप्रवासी साहित्य के नाम से जानते हैं, तो मुझे बार बार लगता है कि साहित्य पर विचार करने के लिए भी हमें एक नए तरह के साहित्य सिद्धांत की जरूरत पड़ेगी। और उसी क्रम में मैं अपनी बात आगे बढ़ाना चाहूँगा कि इस पर बात करने का सिद्धांत क्या होगा। मेरे जहन में बार बार आता है कि क्या हम एक ऐसा सिद्धांत बना सकते हैं जिसे हम हाशिए का सिद्धांत कहें, या जिसे हम अंग्रेजी में थ्योरी ऑफ मार्जिनलिटी के नाम से संबोधित कर सके। तो मुझे लगता है कि इस थ्योरी ऑफ मार्जिनलिटी का जो सोशियोलॉजिकल पक्ष है, जो समाजशास्त्रीय पक्ष है, उसको समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज मैं 3-4 मसलों पर आपके साथ बातचीत करूंगा कि आखिर इसका अर्थ क्या है, यह हाशिए के सिद्धांत का अर्थ क्या है। फिर मैं थोड़ा इसके इतिहास की चर्चा करूंगा और इसी क्रम में इसकी जो खास विशेषताएं हैं जिनसे इस साहित्य की पूरी संरचना निर्मित होती है, उसको मैं समझने का प्रयास करूंगा। और इसी क्रम में मैं कुछ हिंदी में जो लिखा जा रहा है, मॉरिशस, सूरीनाम में आप्रवासी साहित्य, या फिर जो दलित समाज को लेकर के जो लिखा गया, फिर अश्वेत समाज को लेकर जो लिखा गया, या फिर स्त्री और आदिवासी समाज को लेकर के जो लिखा जा रहा है, और इसे मैं मान कर चलता हूं कि इन सारे या सभी तरह के साहित्य पर एक इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से बात करने की जरूरत है। क्योंकि ये जो पूरा साहित्य हमारे सामने आ रहा है, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जो भी मतलब सामाजिक समूह है या सामाजिक तबका है या जो भी व्यक्ति है, वह अपने आप को हाशिए पर खड़ा महसूस करता, मार्जिन पर खड़ा महसूस करता। आप गौर करिए, समाज कितना भी विकासशील हो जाए, विकसित हो जाए, देश कितनी भी प्रगति कर ले, लेकिन आज भी जब दलित समाज का सवाल आता है या दलित की आइडेंटिटी की बात होती है, तो ठीक है, पॉलिटिकली दलित समाज बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, लेकिन भारत के जो गांव हैं, जो भी जिस सम्मेलन की चर्चा उर्वशी जी कह रही थी, जो भी 10 से 12 नवंबर तक बक्सर युद्ध के 250 साल पूरा होने पर ग्रामीण इतिहास के बहाने जो वहां बातचीत हो रही थी, तो इसमें बार बार हमने देखा कि आज भी जो दूसरा भारत है, जो शहर से दूर है,
वहाँ शहर पहुंचा, लेकिन फिर भी शहर से दूर है, जहाँ पर मतलब जो हमारी सामाजिक संरचनाएं हैं, जिसमें स्त्री हैं जो, या दलित हैं, या फिर हमारा जो एक पूरा मुख्य धारा से दूर जो आदिवासी समाज रह रहा है, या यहाँ तक कि जो हमारा अप्रवासी समाज है, जो मॉरिशस में है, सूरीनाम में है, त्रिनिडाद में है, फिजी में है, या फिर एक नए तरह का डायस्पोरा इधर और शुरू हुआ है, जिसमें आपके मतलब इंग्लैंड में, अमेरिका में, जो लोग 1947 के बाद स्वैच्छिक एक तरह से तरीके से माइग्रेट किए, तो वहां जब गए तो उसमें मतलब ये सारी चीजें दिखाई थी। और इसीलिए जो मेरी गीतिका जी से जब बातचीत हो रही थी, तो मैं बार बार कह रहा था कि इस साहित्य पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है, और जिसको मैं समझने की आज कोशिश करूंगा। देखिए, कल भी हमारी जब चर्चा हो रही थी, तो मैं बार बार आपसे कह रहा था पिछली बार कि हाशिए का जो पूरा सिद्धांत है, इसके केंद्र में हाशिए का समाज है, और ये हाशिए का जो समाज है, यही 4-5 समाज है, जिसमें स्त्री, दलित, आदिवासी, या फिर आप्रवासी समाज, या फिर अश्वेत समाज है। ये सारे समाज एक तरह से मैं मान कर चल रहा हूं कि जो समाज की जो मुख्य धारा होती है, उसमें मार्जिन पर होते हैं, उसमें हाशिए पर होते हैं। अब जो मूल बात है कि हाशिए पर जाने के क्या कारण होते हैं। कई बार हम लोग कहते हैं कि हाशिए पर जाने के बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार किसी देश में जब भूकंप आता है, तबाही मचती है, तो एक समाज एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करता है, तो उस पीरियड में भी वो हाशिए पर चला जाता है। या इसी तरह से कहा जाता है कि मुख्य धारा से बाहर का जो समाज है, जिससे भारतीय समाज में मुख्य धारा से बाहर का जो समाज है, आदिवासी समाज है, और इस मुख्य धारा के समाज में, जिसे हम आदिवासी समाज कह के चल रहे हैं, यह कई बार एक तरह से राजनीतिक कारणों से मार्जिन पर रहता है। या इसी तरीके से हम कहेंगे कि हमारा जो मुख्य धारा का समाज है, इस मुख्य धारा की संरचना भी ऐसी है, चाहे इसमें धर्म की भूमिका हो, चाहे व्यवस्था की भूमिका हो, इस पूरी व्यवस्था में यह जो समाज है, इसमें अपने आप एक समाज धीरे धीरे मार्जिन पर चला जाता है, और एक समाज मुख्य धारा का समाज बन जाता है। एक समाज जीवन के बारे में सारे डिसीजन लेना शुरू कर देता है, और पता चलता है कि दूसरा समाज उस डिसीजन का, उस निर्णय का एक तरह से बिल्कुल भागीदार नहीं होता है। और कई बार लगता है कि हम जिस मार्जिनल सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, हाशिए के समाज के बारे में बात करते हैं, वह कहीं भी बार बार वो महसूस करता है कि ये जो हमारे बारे में जो बातचीत की जा रही है, या हो सकता है मैं आज जो यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ, व्याख्यान दे रहा हूँ, इस व्याख्यान का कोई मतलब नहीं हो जब कोई हाशिए का समाज सुने, कोई स्त्री सुने, कोई दलित सुने, आदिवासी सुने, बोले हाँ ठीक है, आप लोग किताबी ज्ञान खाली बातचीत करते रहते हैं, लेकिन हमारी जो मूल समस्या है उसको आप कैसे समझेंगे। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस सोसाइटी का, ये मार्जिनल समाज का जो सबसे बड़ी चिंता है, जो मूल चिंता है कि इनकी जो सोशल डिग्निटी होती है, जो सामाजिक आत्मसम्मान होता है, उसको कैसे समझा जाए। और इस साहित्य सिद्धांत के जरिए मैं उन्हीं चीजों को समझने की कोशिश करता हूं, और करते रहने की मेरी दिलचस्पी है। जैसे हम लोग कहते हैं कि कई बार जब पाश्चात्य देशों में इस पर बहस हुई, तो वहां पर कहा गया कि 2 तरह के लोग एक तरह से मार्जिन पर हैं। अश्वेत समाज की चर्चा तो लोग करते ही नहीं थे। अश्वेत समाज ने तो अपने संघर्षों के जरिए एक तरह से अपने को धीरे धीरे कह के अमेरिका में, या लैटिन अमेरिका में, या फिर अफ्रीका समाज में, अफ्रीकी एक तरह से मुख्य धारा में अपना स्थान बनाया, और जिसमें आपके बहुत सारे मतलब कहानीकार, रिचर्ड राइट जैसे कहानीकार है, गैवरिलिना ब्रुक्स जैसी लेखिका हैं, या फिर मतलब बहुत सारे जो लेखक हैं इस तरह से, जो अपने समाज की आवाज लेकर के हमारे सामने आ रहे हैं। और उनके समाज की आवाज के बारे में कहा जाता है कि वह सिर्फ वो जो अनुभव लेकर के आते हैं साहित्य में, या अपने जीवन का अनुभव जो बयान करते हैं साहित्यिक मंचों से या सभाओं से, वह अनुभव बिल्कुल अलग तरह का होता है। उसमें जो बार बार कहा जाता है ना कि अगर जलने की पीड़ा पूछनी है, तो उस राख से पूछनी चाहिए जो बताएगी कि वो जलने की पूरी प्रक्रिया कैसी रही है। जब हम लोग कहते हैं कि रस्सी को आप जलाइए, और रस्सी जल जाती है, फिर रस्सी जस की तस बनी रहती है, और जैसे मुहावरा, रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई। तो कोई समाज एक तरह से जब जलता है, तो वही बता सकता है कि जलने की पीड़ा कैसी होती है। और हम लोग कहते हैं कि अब यह समाज अपने बारे में लिखना शुरू कर, अपने तरह से बयान करना शुरू कर है। आपसे मैं कह रहा था कि हाशिए का समाज का जो पूरी अवधारणा है, यह एक तरह से मतलब एक ऐसे समाज को लेकर के है जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, या एक तरह से कहिए कि मतलब अपने शारीरिक बनावट के चलते एक तरह से मार्जिन पर है। जैसे स्त्री समाज है, स्त्री समाज मार्जिन पर इसलिए नहीं है कि मतलब वो बहुत मतलब एक तरह से कहिए कि दबी कुचली है, बल्कि कहा जाता है कि उसकी जो शारीरिक बनावट होती है, वह उसको मार्जिन पर जाने के लिए बाध्य कर देती है।
और इसीलिए कई समाज में कई सारे संगठनों में भी आप गौर करेंगे कि वहां पर जैसे एक स्त्री स्त्री मजदूर है किसी भी मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर में, तो वहां पर पुरुष मजदूर को अधिक मजदूरी मिलती है, स्त्री को कम मजदूरी मिलती है। और इन्हीं सारे सवालों को लेकर के इटली में भी एक तरह से अंतोनियो ग्रामशी ने, और भारत में भी एक तरह से रणजीत गुहा जैसे लोगों ने जब एक तरह से चंद्रा की मौत के बहाने जब स्त्री समाज के वजूद पर बात करना शुरू किया, तो कहा गया कि स्त्री इसलिए मार्जिन पर है कि उसकी बनावट ऐसी है कि वो एक्सेप्ट करना चाहती है, कर नहीं पाती है। लेकिन जाहिर है कि अब सामाजिक जो संबंध जो विकसित हो रहे हैं नए तरह के इस पूरे विश्व में, वहां पर स्त्रियां अपनी आइडेंटिटी को लेकर के काफी सजग है और अपने सवाल को लेकर के सामने आ रही है। और इसीलिए कहा जाता है कि, या फिर जैसे हम लोग कहते हैं कि जो हमारा दलित समाज है, दलित समाज इसलिए मार्जिन पर है कि हमारी जो सामाजिक संरचना है उसमें उनको सबसे नीचे माना गया है, उनको सबसे नीचे। और कभी भी किसी भी समाज में एक तरह से नीचे से, जिसे डाउन टू अर्थ हम लोग कहते हैं, देखने की कोशिश नहीं हुई है। लेकिन अब जो ये विचारधारा जो साहित्य आ रही है, इससे हम एक तरह से अपने समाज को नीचे से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वह समाज क्या सोचता है, कैसे जीता है, या वो क्या उसकी एक तरह से आकांक्षा है, क्या वो करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय समाज में जो दलित समाज है वह एक तरह से भारतीय खास करके हिंदू समाज की जो संरचना है उसमें के कारण एक तरह से मतलब वो नीचे तबके में आता है। या इसी तरह से हम जब जापान के बारे में बात करते हैं तो जापान में भी बहुत सारे सामाजिक लेयर्स है। वहां पर व्यापारी वर्ग है, वहां पर कारीगर वर्ग है, वहां पर पुजारी या पृष्ठ है वहां पर। लेकिन वहां भी एक समाज ऐसा है जो एक तरह से ऐसे काम करता है जिसको समाज अच्छी निगाह से नहीं देखता है। और इसीलिए जापानी समाज में भी जिसे एक एता कम्युनिटी कहते हैं, अंग्रेजी में उसको ETA एता कहेंगे, तो वह एक तरह से ठीक उसी तरह से अस्पृश्य है जैसा कि भारतीय समाज में दलित समाज है। तो यह कहा जा सकता है कि जो समाज होता है, जो मुख्य धारा का समाज होता है, धीरे धीरे अपनी पूरी संरचना में एक ऐसा सिस्टम विकसित करते जाता है कि कुछ समाज मार्जिन पर चले जाते हैं, कुछ समाज एक तरह से मुख्य धारा में रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब हम एक तरह से इस समाज की स्थितियों पर बात करते हैं और कहा जाता है कि मतलब जो हाशिए का समाज है, इसके बनने की प्रक्रिया भी कोई बहुत सामान्य नहीं है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। और कहा जाता है कि इसमें जो सबसे मूल बात होती है कि इस हाशिए के समाज में वैसे समाज सबसे अधिक आते हैं जिनका स्थान परिवर्तन होता है। जब भी किसी व्यक्ति का स्थान परिवर्तन होता है, कहा जाता है कि वहां दो स्थिति बनती है। उस व्यक्ति का घर से नाता टूट जाता है। घर का मतलब कि जो उसका मूल स्थान होता है, जो उसका जन्म स्थान होता है, वहां से उसका नाता टूट जाता है। और दूसरा जो उसके साथ घटित होता है कि स्थान परिवर्तन के कारण कि वह एक तरह से जो उसकी मूल संस्कृति होती है वह एक तरह से छूट जाती है। और जब मूल संस्कृति छूटती है तो फिर वो एक नए स्थान पर नए एक तरह से माहौल में, नए परिवेश में, नई संस्कृति में रहने के लिए बाध्य होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि हाशिए का जो एक तरह से समाज होता है, जो व्यक्ति होता है, वह यह समाज एक ही समय में एक साथ दो विश्व में रहता है। मतलब एक नए स्थान पर रहता है, नए स्थान की जो एक तरह से संरचनाएं होती है उसको समझने की कोशिश करता है। लेकिन उसके साथ साथ उसका जो पुराना जो एक तरह से मतलब जो पुराना समाज होता है, जहां से वो मूल स्थान छोड़ करके या जन्म स्थान छोड़ करके नया स्थान पाया होता है, उसकी पुरानी जो पहचान होती है वह जल्दी समाप्त नहीं होती है। मतलब पुरानी पहचान और नई पहचान, ये दोनों का जो अंतर्बंध होता है उसको एक तरह से जीवित रहता है या उसी में रहता है। और यही एक तरह से सांस्कृतिक स्तर पर भी यही होता है। एक अपने घर की संस्कृति होती है, एक और नए समाज की संस्कृति होती है, दोनों के बीच तालमेल करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर एक आदमी कोई गांव से आता है तो गांव से सिर्फ आदमी नहीं आता है, वो आदमी अपने गांव से अपनी स्मृतियां लेकर के आता है, अपने गांव की हवा, पानी, जल, जमीन उसको लेकर के आता है। इसके साथ साथ जो गांव की जो संस्कृति होती है उसको भी लेकर के आता है। जब शहर में आता है तो देखता है कि शहर का समाज बिल्कुल भिन्न है, शहर का पानी अलग है, शहर की हवा अलग है, शहर की संस्कृति अलग है। और वह आदमी एक तरह से पुराने और नए के बीच अपने को स्थापित करने की, तालमेल बैठाने की कोशिश करते रहता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब ही स्थान परिवर्तन होता है, हाशिए के समाज का एक तरह से वह दो विश्व में रहना एक तरह से उसका शुरू हो जाता है। और इस दो विश्व में रहने के चलते उसके साथ कुछ कहा जाता है, कुछ उसके व्यक्तित्व में कुछ परिवर्तन होने लगता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जब भी हम एक समाज को छोड़ करके दूसरे समाज में प्रवेश करते हैं, नए समाज में आते हैं, और खास करके ऐसे समाज के साथ और मुश्किल होती है जिसे हम एक तरह से मतलब हम दलित, आदिवासी या फिर
श्वेत या अप्रवासी समाज कहते हैं, जिसे यहाँ से मतलब भारत से या श्रीलंका से या चीन से, और मुख्यतः चूंकि हम हिंदी साहित्य की चर्चा कर रहे हैं तो भारत से जो लोग एक तरह से स्थान परिवर्तन करके मॉरिशस गए, सूरीनाम गए, फिजी गए, तो वहां पर एक वो भारत की संस्कृति उनके साथ थी। और जब एक तरह से मॉरिशस जैसे देश में जब नए समाज में रहने लगे तो देखे कि मॉरिशस में तो फ्रांसीसी वर्चस्व है और उसके बाद फिर अंग्रेजी वर्चस्व दिखाई पड़ता है। तो एक फ्रांसीसी उपनिवेश, दूसरा एक तरह से अंग्रेजी उपनिवेश, और इन दोनों उपनिवेश की संस्कृति बिल्कुल भिन्न है। फ्रांसीसी समाज के का खान पान अलग है, पहरावा अलग है, उनकी बोलचाल बिल्कुल भिन्न है। और वहां पर ये भारतीय जो मजदूर गए थे 1834 से लेकर के 1916 के बीच में, ये उनकी भाषा समझ नहीं पाते थे। उनके कपड़ों के जैसा ये धोती कुर्ता पहनते थे या महिलाएं साड़ी पहनती थी, तो वो वहां वस्त्र बिल्कुल भिन्न तरह के थे, या फिर उनके खान पान अलग थे, जगह अलग था, मौसम अलग था। ये सारी चीजें एक नए तरह के सांस्कृतिक परिवेश में उनको ढालने के लिए बातें करती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब ही एक भारतीय मजदूर मॉरिशस गया, वहां पर एक तरह से अपने को वो नए सिरे में, नए समाज में बिल्कुल एक तरह से अजनबी की तरह महसूस करने लगा। वह एक तरह से दोहरी जिंदगी जीने लगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक साथ वो दो विश्व में रहने लगा। एक साथ उसके साथ भारतीय समाज की स्मृतियां थी, जिसमें वो हनुमान चालीसा लेकर गया, रामायण लेकर के, रामचरितमानस लेकर के गया, और दूसरा वहां पर वो देख रहा है कि एक नया समाज है जहां पर नई संस्कृति है, जहां पर नया धर्म है। तो वह एक तरह से कहा जाता है कि जब कोई समाज, और मजदूरों की बहुत बड़ी बड़ी खेप जाती थी, उन्हें 300, 400, 500 मजदूर होते थे जो फिर गांव में जाकर के रहते थे, 100 की टोली में रहते थे, 50 की टोली में रहते थे। तो ऐसे ही भारत में भी आदिवासी समाज जब माइग्रेट करता है तो वो 50 का पूरा गांव एक दूसरी जगह आ जाता है। जब कहीं किसी इलाके में, जंगली के इलाके में जब बांध बनता है तो फिर वो पूरा का पूरा एक तरह समाज समूल कहे कि मूल स्थान को छोड़ करके नया स्थान पर आकर का स्थापित होता है। तो कहा जाता है कि इस पूरी प्रक्रिया में उसके साथ जो सबसे बड़ी चीज होती है इस पूरे दौर में, कि वह एक तरह से जो ही एक नई जगह पर आता है उसकी पूरी चीजें बदल जाती है। और कहा जाता है कि एक तरह से उसके अंदर उसका पूरा चरित्र बदलने लगता है, यहाँ तक कि अगर समाज होता है तो पूरे समाज का चरित्र बदलने लगता है। और कहा जाता है कि उसके चरित्र में दो चीजें सबसे अधिक दिखाई पड़ती है। एक अस्थायीपन का भाव, यह हाशिए के सिद्धांत की भी एक बड़ी विशेषता है कि जो भी हाशिए का समाज होता है उसमें अस्थायीपन का भाव हमेशा रहेगा, हमेशा इनस्टेबिलिटी उसके अंदर रहेगी। को लगता है कि अभी जहां रह रहा है कोई एक ऐसा कारण होगा जिसके चलते उस जगह को छोड़ करके जाना पड़ेगा। और यह जो उसकी चिंता होती है उसके अंदर एक दोहरा चरित्र पैदा करने लगती है, जिसको हम लोग दोहरापन कहते हैं। तो कहा जा सकता है कि हाशिए का जो समाज होता है एक ही समय में अस्थायीपन की जिंदगी जीता है और दूसरा दोहरेपन की जिंदगी जीता है। और कहा जाता है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो अपने को अजनबीपन उसको महसूस करता है तो उसके अंदर धीरे धीरे कहा जाता है कि इसकी जो सबसे बड़ी जो विशेषता होती है, इस सिद्धांत की भी विशेषता है और इस समाज की भी विशेषता है कि जिस नए परिवेश की जो संरचना होती है, जो व्यवस्था होती है, उस पूरी संरचना व्यवस्था में जो सामाजिक गतिशीलता होती है, जिसको हम लोग एक तरह से सोशल मोबिलिटी कहते हैं, उस सामाजिक गतिशीलता में एक तरह से सार्थक ढंग से हस्तक्षेप नहीं कर पाता है, मतलब ठीक ठाक हस्तक्षेप नहीं कर पाता। और जब वो ठीक ठाक हस्तक्षेप नहीं कर पाता है तो यह समाज एक तरह से वहां पर एक तरह से उस पूरे परिदृश्य में वो एक तरह से अपने आप मार्जिन पर चला जाता है। और कहा जाता है कि उसकी फिर मतलब बिल्कुल एक अलग चरित्र बनने लगता है। हम लोग कहते हैं कि इस सिद्धांत में उसके चरित्र में जो मूल जो परिवर्तन आते हैं वो 6 तरह के परिवर्तन आते हैं। एक, जैसे मैंने कहा कि अस्थायीपन का भाव होता है, हमेशा अपने को लगता है कि आज जिस स्थान पर रह रहा है कल उसको वहां से हटा दिया जाएगा। जैसे खुमचे वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, अब खड़े हैं, कोई आएगा पुलिस वाला डंडा मारेगा, हटो हटो भागो यहाँ से कहेगा, उसको हटना पड़ेगा। या फिर जो झोपड़पट्टी में जो बहुत सारे माइग्रेट करके जो लोग गाँव से शहर आए हुए हैं, और उनको लगता है कभी भी उनकी पूरी की पूरी बस्ती को उजाड़ दिया जाएगा, फिर उनको यहाँ से हटना पड़ेगा। या बहुत सारे आदिवासी मजदूर जो कहीं काम करने के लिए जाते हैं, आज इमारत या फिर कोई मजदूर होते हैं, आज इमारत बनती है, कल उनको वहां से हट करके दूसरी जगह जाना पड़ता है। जो दूसरा उनके अंदर जो परिवर्तन दिखाई पड़ता है कि उनकी हमेशा बेचैनी उनके अंदर होती है। वो हमेशा मतलब बेचैन, मतलब जिसको एंजाइटी कहते हैं, वो हमेशा लगता है उसको कि मतलब क्या करना चाहिए, वो समझ नहीं पाता है क्या करना चाहिए। और यह बेचैनी जो होती है उसके पूरे के पूरे व्यक्तित्व को बदलना शुरू कर देती है। तीसरा कहा जाता है कि वो हमेशा एक तनाव में रहता है। जो भी हाशिए का समाज होता है वो पूरा समाज का समाज ही हाशिए पर होता है, वो हमेशा तनाव में रहता है, वो कभी भी एक तरह से रिलैक्स की जिंदगी जी नहीं पाता है।
कई बार तो कहा जाता है कि वो तनाव जो शुरू होता है वो जीवन भर चलते रहता है। जैसे बहुत सारा जो यहूदी समाज जो जर्मनी में एक तरह से माइग्रेट किया, फिर ऐसे ही मतलब जो आप देखेंगे कि जो गाजा पट्टी का जो सारा है कि वह समाज जो वहां पर जिसको बसाया गया वो जीवन भर तनाव में रहेगा, कभी भी उसको सुकून नहीं मिलेगा कि अच्छी जिंदगी जी पाए। और ऐसे समाज को लेकर के जब साहित्य की रचना होती है तो वाकई उसका मूल्यांकन आप जो प्रचलित जो साहित्य सिद्धांत है उसके आधार पर संभव नहीं है। फिर मैं आपसे कह रहा, हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि हमेशा वह एक तरह से अजनबी की तरह बिहेव करेगा, और इस अजनबियत के दो पक्ष होते हैं। एक हम लोग कहते हैं कि जब आदमी अजनबियत की जिंदगी जीता है तो एक उसके आर्थिक कारण होते हैं, दूसरा उसका सांस्कृतिक कारण होता है। आर्थिक कारण इसलिए होता है कि उस आर्थिक रूप से एक तरह से मतलब वो हमेशा अपने को अभावग्रस्त महसूस करता है, तो कभी भी किसी भी चीज में ठीक ठाक पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। और सांस्कृतिक में ये होता है कि एलिनेशंस होता है कि हमेशा वह उसकी अपनी जो मूल संस्कृति होती है वो हमेशा उसको नई संस्कृति में मर्ज करने के लिए बाध्य करती है। और जिस दिन वह समाज मर्ज होने की कोशिश करता है, जाहिर कि मर्ज नहीं हो सकता है। एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के साथ रिश्ता तो बना सकती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि एक ऐसा समय आए कि ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म या इस्लाम या फिर हिंदू या फिर सिख ये मर्ज होकर एक हो जाए। एक हम ऐसे समाज की परिकल्पना कर सकते हैं जिसको मार्क्स ने वर्गीय समाज के रूप में देखने की कोशिश की थी, लेकिन जाहिर है कि वर्गीय समाज की जो हकीकत है, आज भी वर्गीय समाज जो है कानून की निगाह में एक तरह से मान्य नहीं है। आदमी धर्म को कानून महत्व देता है, कानून जाति को महत्व देता है, लेकिन जो आधुनिक समाज की जो पूरी चेतना जिसको कार्ल मार्क्स ने विकसित किया था वर्गीय समाज की, वर्गीय समाज को कानून भी नहीं मानता है। और इसीलिए इस तरह के समाज की परिकल्पना करना बिल्कुल मतलब मुझे नहीं लगता है कि बहुत आज के समय में मतलब एक तथ्य की तरह हो सकता है। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, जाति का सवाल या फिर ये आज भी एग्जिस्ट करता है और शायद आगे भी करता रहेगा। अगला मैं कह रहा था कि इसकी जो पांचवी जो विशेषता होती है इस समाज की, कि वह हमेशा एक तरह से शारीरिक क्लेश उसको मतलब इसको इस समाज के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, आप देखेंगे कि अश्वेत समाज की जो सबसे मतलब जो चिंता दिखाई पड़ती थी, आप रिचर्ड ड्राइव की कहानी बेंच पढ़िए। बेंच में अगर वह स्टेशन पर आकर के एक काला व्यक्ति बेंच पर बैठ जाता है तो गोरे उसको बहुत अलग निगाह से देखते हैं कि कैसे ये बेंच पर बैठ गया। काले को बेंच पर बैठने का अधिकार नहीं है। और जिस गहराई के साथ रिचर्ड राइव ने बेंच कहानी में, अफ्रीकी मूल के लेखक हैं, और उस कहानी में दिखाते हैं कि कैसे वो काला आदमी बेंच पर बैठा हुआ है, गोरों की एक जमात आती है, उसके बेंच से उठाने की कोशिश करती है और उसको उठा करके धक्का मार के फेंक देती है और कहते हैं कि दोबारा इस बेंच पर मत बैठना आकर के। तो काला आदमी हाथ झाड़ के खड़ा होता है और कहता है कि मैं फिर आऊंगा, दोबारा इसी बेंच पर बैठूंगा। तो यह एक मतलब वो मार्जिन पर है वहां पर श्वेत समाज का आदमी, उस कहानी में जो बेंच कहानी का जो नायक है। लेकिन मैं जो बात इंडिकेट करना चाह रहा था कि इस पूरी प्रक्रिया में जब एक तरह से एक समाज एक ऐसे समाज पर अपने को हावी करने की कोशिश करता है तो इस क्रम में उसको शारीरिक क्लेश होता है, मतलब मानसिक क्लेश ही तो होता ही है, लेकिन जो शारीरिक उत्पीड़न होता है उस व्यक्ति का वह बहुत भयानक है। और आप जानते हैं कि मतलब अफ्रीकी समाज में, लैटिन अमेरिकन समाज में बड़े पैमाने पर एक समय में मतलब अश्वेत समाज के लोगों की हत्याएं की गई और ये हत्याएं बहुत मतलब जघन्य रूप से थी। ठीक उसी तरह से कई जगह ऐसा हुआ। और ये हिंसा का जो सवाल है जिसमें शारीरिक क्लेश सबसे बड़ा ये होता है, यह लगभग हर जगह हो रहा है। मतलब दलित समाज के साथ एक तरह से कहे कि हिंसक व्यवहार होता है, आदिवासी समाज के साथ होता है, या फिर यहाँ तक कि जो हमारा भारतीय समाज में जो स्त्री समाज है उसके साथ भी बड़े पैमाने पर हिंसा होती है। और ये जो पूरा साहित्य लिखा जा रहा है इसमें इस हिंसा का भी एक बड़ा स्थान है। आप ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन आत्मकथा पढ़ लें, तुलसीराम का मुर्दहिया आप पढ़ लीजिए, या जयप्रकाश कर्दम की कहानी पढ़ लीजिए, तो यहाँ पर देखेंगे कि दलित समाज के उत्पीड़न का एक जो बेसिक है कि उनको शारीरिक रूप से उत्पीड़ित किया जाता है। तो यह एक शारीरिक क्लेश भी एक बड़ा रीजन है एक तरह से हाशिए के समाज को समझने के लिए। आप कहेंगे इसकी जो छठी जो विशेषता होती है इस समाज की, यह हमेशा व्यग्र और अशांत रहता है। मतलब कभी भी एक तरह से कहिए कि मतलब शांत आपको बैठा नहीं दिखाई पड़ेगा, तो हमेशा इसके अंदर कुछ कुछ चलते रहता है। इसका मतलब कि इस समाज के जो व्यक्ति होते हैं, सामाजिक समूह होते हैं, और इसकी जो आंतरिक जो धारा होती है
उसमें हमेशा कुछ कुछ चलते रहता। यह जो कुछ चलने की जो पूरी प्रक्रिया है इस समाज को हमेशा मतलब एक तरह से अशांत और व्यग्र बनाती रहती है। और इसमें जो कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा सवाल होता है, इसको हमेशा लगता है कि इसका अपमान होगा। इसका अपमान जो होगा वो सोशल सामाजिक अपमान होगा, जिसको हम लोग सोशल ह्यूमिलेशन कह सकते हैं। यह जो सामाजिक अपमान, बार बार ये कहते हैं कि सामाजिक अपमान हर समाज का नहीं होता है, यह हमेशा एक तरह से हाशिए के समाज का सबसे अधिक सामाजिक अपमान होता है। इसलिए होता है कि जो मुख्य धारा का समाज होता है वो मानता है कि मतलब यह समाज नीचे का समाज है, इसको महत्व देने की कोई जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं रंजीत गुहा। रंजीत गुहा का एक लेख है चंद्रा की मौत, या फिर जो सबल्टन हिस्ट्री के बहाने जब इस पूरे डिबेट पर बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि गांव के समाज में एक तरह से जब जमींदार के खिलाफ कोई एक मजदूर या एक सामान्य आदमी जब प्रोटेस्ट करता है, चाहे वो दलित समाज का हो, तो जमींदार को लगता है कि यह जो आदमी है यह हमारा अपमान कर रहा है, और उस अपमान की नोटिस पूरा समाज लेता है कि जमींदार का अपमान हुआ। लेकिन फिर वही रंजीत गुहा इस बात के सवाल को उठाते हैं कि वही जमींदार जब उस आम आदमी की पिटाई करवाता है अपने कारिंदों से, या उसको गाली की भाषा में बात करता है। जैसे विजयकांत की एक कहानी है मरीधार। इस कहानी में विजयकांत दिखाते हैं कैसे किस शब्दावली में जमींदार जो है एक गांव का जो मजदूर है उसके साथ बातचीत कर रहा है। उसके हर वाक्य में एक गाली मतलब सिमटी हुई है। वह जब गाली मतलब बिना गाली के एक वाक्य तक वो नहीं बोलता है। तो वो कहते हैं कि यह भी तो मतलब रंजीत गुहा कहते हैं कि यह भी तो उस जमींदार के द्वारा उस जो मजदूर समाज का जो प्रतिनिधित्व चरित्र है उसका तो अपमान हो रहा है। और कहते हैं कि हमेशा जो सामाजिक अपमान होता है एक तरह से वह कहीं ना कहीं एक तरह से बड़ा अपमान होता है, और उस अपमान को लोग भूलते नहीं, उसको याद रखते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि मतलब एक तरह से कहा जाता है कि यह जो अपमान की जो प्रक्रिया होती है इसमें कई बार बहुत सारी जो चीजें घटित होती है वो बिल्कुल भिन्न किस्म की होती है। जो बात मैं आपके सामने दूसरा जो रखना चाह रहा हूं कि जो माइग्रेशंस होता है, जो स्थान परिवर्तन होता है, इसको विचारक मानते हैं, या फिर हम लोग जब डिबेट करते हैं थ्योरी ऑफ मार्जिनलिटी पर या हाशिए के सिद्धांत पर, तो यह मानकर चलना चाहिए कि जो स्थान परिवर्तन है यह मात्र गतिशीलता नहीं है, मात्र एक मोबिलिटी नहीं है, बल्कि इसमें कहा जाता है कि इसमें व्यक्ति का एक तरह से जन्म स्थान या मूल स्थान है वह बिल्कुल बदल जाता है। जैसे जो आदमी सदियों 20 साल पहले गांव से दिल्ली शहर आया, आज वह दिल्ली का हो गया है, दिल्ली से बाहर वापस नहीं जानता, उसका मूल स्थान बिल्कुल बदल जाता है। और इसमें जो खास बात होती है इस हाशिए के समाज के साथ कि जो उसके पुराने संबंध होते हैं वह टूट जाते हैं, वो बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। और इसीलिए बहुत सारी जो कहानियां लिखी गई हाल के वर्षों में, एक तरह से स्त्रियों ने लिखा या दलितों ने लिखा, तो उसमें ये बार बार दिखाने की कोशिश की गई कि जो पुराने संबंध है कैसे टूट रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कविता है कि चिट्ठिया भिजवा रहा है गांव, अब तुम लौट आओ, थक चुके होंगे सफर में पांव, अब तुम लौट आओ। तो यह जो मतलब पूरी जो चेतना चिंता दिखाई पड़ती है कि मतलब वो कह रहा है कि मतलब ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप गौर करेंगे कि इसमें जो एक और खास बात होती है इस समाज की कि इसमें जो जिसे हम घर समझते हैं, खासकर घर जिसे बांधते हैं, वो कहते हैं कि उसका घर से नाता बार बार टूटते रहता है। जैसे एक स्त्री होती है, वो अपना घर छोड़कर दूसरे घर में आती है, फिर तीसरा घर, चौथा घर, और कई बार वो जिंदगी भर ऐसा चलते रहता है। दलित समाज भी एक घर से दूसरे घर, फिर दूसरे से तीसरे घर, या फिर ऐसे जो आदिवासी समाज है, मतलब उनके लिए कोई एक जगह नहीं होती है। अगर वाकई वो सामाजिक इस संरचना के हिस्सा बनना चाहते हैं तो उनके लिए कहीं पर भी उनको लगता है कि हाँ यह जगह हमारी है। लेकिन वह यह भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं एक तरह से मतलब एक ऐसा कारण दिखाई पड़ेगा जिसमें मतलब इसको एक तरह से वहां से हटना पड़ेगा, वहां से जाना पड़ेगा। आप गौर करेंगे कि इस पूरे में जो खास करके हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि कई बार एक तरह से कहा जाता है कि जब सामाजिक स्तर पर बड़े संघर्ष होते हैं तो इसमें भी एक तरह से कुछ समाज मार्जिन पर चले जाते हैं, जैसे सोशल एक्सक्लूजन वाला मामला है तो उसमें चले जाते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में मुझे जो अगला चीज वो मुझे लगता है समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो हम इस महाशिए के समाज की जो 3-4 विशेषताएं 6-7 बता रहा था मैं कि एक इनके अंदर अस्थायीपन होता है, या बेचैनी होती है, या फिर तनाव होता है, अजनबियतपन होता है, या शारीरिक क्लेश होता है, या व्यग्रता अशांति होती है, या फिर एक आत्मसम्मान का एक तरह से संकट बड़ा रहता है। तो यह तो इसका चरित्र होता है। लेकिन यह जो व्यक्ति होता है क्या हमेशा मार्जिन पर ही बना रहता है?
कहा जाता है कि मतलब कोई भी सिद्धांत, कोई भी थ्योरी या कोई भी समाज हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसमें वह समाज बदलना शुरू हो जाता है। कैसे बदलता है यह समझना थोड़ा सा यहाँ पर मुझे जरूरी लग रहा है। और इसीलिए जो कुछ वेस्ट के जो बहुत सारे समाजशास्त्री जब इस विषय को समझने की कोशिश करते हैं, चाहे रॉबर्ट ई पार्क हो या एबर्ट वी स्टर्नक्विस्ट जैसे मतलब क्रिटिक्स हैं, तो वो बार बार बोलते हैं कि, या फिर रंजीत गुहा या ऐसे जो हमारे समाजशास्त्री या जो इतिहासकार हैं जो इस समाज को समझने की कोशिश करते हैं, सबल्टन समाज को समझने की कोशिश करते हैं, या उस सबल्टन थ्योरी के, ग्रामसी के सबल्टन सिद्धांत के जरिए एक तरह से इस समाज की का जो पूरा एक तरह से जो प्रेजेंटेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं, या समाज में जो उसकी उपस्थिति है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें बार बार लगता है, खासकर जब हम जिन साहित्य की मैं चर्चा कर रहा था, कि चाहे आदिवासी लेखकों में आप निर्मला पुतुल को ले लीजिए, या हरिराम मीना को ले लें, या दलित लेखकों में आप तुलसीराम को ले लें, या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि को ले लें, या इसी तरीके से आप एक तरह से मतलब स्त्री लेखिकाओं में चाहे आप कृष्णा सोपती को ले लें, या मनु भंडारी को लें, या चित्रा मुदगल, या नाशिरा शर्मा, या मैत्रेयी पुष्पा, या अनामिका, या फिर सविता सिंह, या कृष्णा अग्निहोत्री, इनको या सूर्यबाला या मधु अरोड़ा, इनको ले लें आप, सुधा अरोड़ा को भी ले लें आप, या फिर इसी तरीके से जो हमारे एक तरह से प्रवासी लेखक में आप अभिमन्यु अनंत को ले लें, रामदेव धुरंधर हैं, या फिर आपके भानुमति नागदान हैं, या राज हीरामन है, या फिर एक तरह से मतलब वेनी माधवराम खिलावन है, या पुराने लेखकों में ब्रजेंद्र भगत, मधुकर थे। तो जब आप इन लेखकों को लेते हैं खास करके, तो फिर आप देखते हैं कि मतलब पूरा जो मतलब एक तरह से कहिए कि मतलब जो पूरी जो मतलब चिंता दिखाई पड़ती है कि ये जो जिस तरह के एक तरह से चरित्र की रचना करते हैं, कहानी पात्रों की या कविता में जो सवाल उठाते हैं, उन सवालों में आप गौर करेंगे कि जो सबसे बड़ी चिंता दिखाई पड़ती है कि ये कहते हैं कि जो यह समाज होता है, इसका जो सामाजिक जो गतिशीलता होती है, उसके मान कर चलते हैं कि जब हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उसका भी एक तरह से तीन पक्ष दिखाई पड़ता है। और पहला पक्ष जो कहानियों में दिखाई पड़ता है या रचनाओं में दिखाई पड़ता है इस पूरे समाज में, कि कहते हैं कि पहला चक्र बिल्कुल प्राइमरी लेवल पर होता है, बिल्कुल शुरुआती दौर का होता है, और इस शुरुआती दौर में एक तरह से किसी को पता नहीं होता है कि वो मार्जिनल मैन है या हाशिए का आदमी है। और इसीलिए कहा जाता है कि इस पूरे दौर में उसकी पहचान एक तरह से दो संस्कृतियों से होती है। इससे पहले मतलब इससे इसका जो चरित्र में जो दिखाई पड़ता है परिवर्तन, और एक तरह से कहा जाता है कि जो ही उसकी पहचान दो संस्कृति से होती है वह एक तरह से मिश्रित संस्कृति का आदमी हो जाता है। और फिर कहा जाता है कि दो संस्कृतियों में पलने के कारण यह एक तरह से दोहरी संस्कृति में जीने लगता है। तो यह हाशिए के समाज का एक तरह से पहला एक तरह से जीवन का फेज होता है, जिसमें इसको बिल्कुल पता नहीं होता है कि वो मार्जिनल मैन है। जैसे ठीक उसी तरह से कि एक आदमी मतलब आराम से एक समाज में जीवन यापन कर रहा होता है और जी रहा होता है। जैसे आप एक जापानीज कथाकार हैं शिमाजाकी तोशन, उन्होंने जापान का जो अनटचेबल कम्युनिटी है एता, उस पर उन्होंने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम अवज्ञा है, या उसका अंग्रेजी में जापानीज में हकाई कहते हैं। तो हकाई में जो स्कूल मास्टर है वो एता जाति का है, और एता वो एक तरह से पूरा जाति छिपा करके अपने स्कूल में रहता है और किसी को पता नहीं कि वो एता कम्युनिटी से आता है। तो कहा जाता है कि उसको भी पता नहीं है, लेकिन एक दिन उसके पिता बताते हैं कि तुम इस समाज के हो, तो उसके मन में बिल्कुल एक अलग तरह की चेतना आ जाती है कि वो एता समाज का है और फिर वो मुख्य धारा के समाज में रह रहा है, तो वो दोहरी संस्कृति में रह रहा है। तो ये बिल्कुल प्राइमरी होता है। लेकिन इसके बाद कहते हैं कि जो ही एक तरह से मतलब इस हाशिए के समाज के जीवन का जो दूसरा बदलाव आता है, तब आता है जब उस व्यक्ति पर कोई संकट आता है, या कहिए कि मतलब उस व्यक्ति या उस समाज पर कोई संकट आता है। तो हम लोग कहते हैं कि हाशिए के समाज जो साहित्य रचा गया है पूरा, इसमें पहले फेज में आप देखेंगे कि लेखक को कुछ पता नहीं है, कहानीकार को कोई के जो चरित्र उनको नहीं पता है कि उनके साथ वो ठीक ठाक सहज भाव की जिंदगी जी रहे हैं, समाज में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अचानक आप देखते हैं कि एक समस्या होती है, और तब पता चलता है कि कहा जाता है कि अच्छा आप दलित हैं तो फिर आप किनारे रहिए, आदिवासी हैं तो इस नाते उनको अलग किया जाता है, या फिर इस तरह से कुछ कहा जाता है कि एक ऐसा संकट होता है जिसको इस पूरी शब्दावली में संकट का चक्र कहते हैं। यह दूसरा चक्र होता है, जीवन का दूसरा फेज होता है।
और इसमें कहा जाता है कि जो हाशिए का समाज होता है, जो मार्जिनल सोसाइटी होती है, उसमें कहा जाता है कि इसके व्यक्ति को या समाज को पता चल जाता है कि वह एक तरह से दो संस्कृतियों में रह रहा है, और जब दो संस्कृतियों में रहता है तो कहा जाता है कि वो एक अपना दिशा तय करना शुरू कर देता है कि उसको क्या करना चाहिए, कैसे उसको रहना चाहिए। जैसे जो ही एक तरह से मतलब किसी दलित समाज के व्यक्ति को या किसी आप जुठन को ले ले, जुठन में जब एक तरह से जब उसका चरित्र जो है अपना जब चल रहा है, गतिमान है, तो उसको पहले पता नहीं, लेकिन जब ही पता चलता है कि वो उसके सामने घटना घटती है। जैसे उदाहरण के लिए एक तरह से मतलब जुठन आत्मकथा में प्रकाश वाल्मीकि दिखाते हैं कि जब एक तरह से वह उस दलित समाज का जो एक तरह से नायक जो पिता है अपने बच्चे को स्कूल लेकर के जाता है, स्कूल में उसका एडमिशन करा देता है, बच्चा स्कूल में पढ़ाई करने लगता है। जो ही एक तरह से कहिए कि मतलब दूसरा दिन होता है तो अचानक मतलब स्कूल के मास्टर उस बच्चे से बोलते हैं कि अच्छा तुम तो इस कम्युनिटी के हो, तो तुम पढ़ लिख के क्या करोगे, जाओ तुम स्कूल में पूरा झाड़ू लगाओ। तो बच्चा पहले समझ नहीं पाता है कि मतलब मास्टर उससे क्या कह रहे हैं, तो वो सोचता है कि अच्छा मास्टर साहब कह रहे हैं तो स्कूल में झाड़ू लगाए तो मैं झाड़ू लगा देता हूँ। अब पता चलता है कि रोज उस बच्चे से स्कूल में झाड़ू लगवाना शुरू कर दिया जाता है। एक दिन उसके पिता देख लेते हैं कि उसका बेटा स्कूल में झाड़ू लगा रहा है, तो फिर एक तरह से मतलब वो तिलमिला जाते हैं। तो कहा जाता है कि जो ही एक तरह से मतलब ये संकट होता है उसको पता चल जाता है, तो फिर यहाँ पर आकर उसके पिता तय करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो कहा जाता है कि इस हाशिए समाज के जीवन का जो दूसरा पक्ष होता है, इसमें जब इसको पता चलता है कि वो संकट में है और दो संस्कृतियों में पल रहा है, दो तरह की सामाजिक स्थितियां हैं, तो कहा जाता है कि वह अपना एक तरह से जो प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध की दिशा को तय कर लेता है कि उसको क्या करना है। जैसे एक मैं एक कविता की दो पंक्ति आपके सामने रखूंगा कि एक अफ्रीकी मूल की लेखिका है गवेडिलिना ब्रुक्स। अब उसमें एक तरह से मतलब उनको पता है कि वह अश्वेत हैं, काली हैं या ब्लैक हैं वे, और वो जानते हैं कि समाज उनके साथ क्या व्यवहार करेगा, फिर भी वह जो करती है उसको देख करके आपको लगेगा कि आखिर मतलब वो क्या कैसे प्रोटेस्ट इस समाज के लोग करते हैं, तो अपने प्रतिरोध की दिशा तय करती है। जैसे वो लिखती है कि एक लड़की गुलाब से उबी हुई है और खुद कहती कि बुरी औरत बनना चाहती हूं और काली लेस वाले मोजे पहनना चाहूंगी और अपने रंगे पुते चेहरे के साथ सड़क पर अकड़ कर चलना चाहूंगी। मतलब लड़की कहती है कि जो अश्वेत लड़की है कि ठीक है मैं अश्वेत हूं, मैं काली हूं, मुझे समाज में लोग मान सम्मान नहीं देंगे, लेकिन कहती है कि मैं ठीक है, मुझे गुलाब पसंद नहीं है, दूसरे गुलाब पसंद हो। फिर कहती है कि मैं ठीक है, लोग मुझे बुरा कहते हैं, मैं बुरी औरत बनना चाहती हूँ। और फिर कहती है कि ठीक है मैं काले रंग के ही मोजे पहनूंगी, और फिर कहती है कि अपना जो भी रंगा पुता चेहरा है काले रंग का उसको ले करके, लेकिन अंत में क्या कहती है, सड़क पर अकड़ कर चलना चाहूंगी। तो यह जो मैं कह रहा था कि जो एक तरह से ये समाज के लोग होते हैं अपनी दिशा तय करते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना है, और जब कहते हैं कि सड़क पर अकड़ के चलना चाहूंगी, इसका मतलब यह होता है कि जो हाशिए का समाज होता है अपने सेकंड फेज में अपनी दिशा तय कर लेता है कि वो क्या करना चाहता है। अब इसके बाद कहा जाता है कि इसके जीवन का जो तीसरा जो पक्ष होता है, जो तीसरा फेज होता है, वह शुरू हो जाता है। और इस तीसरे फेज में कहते हैं कि इसकी तीन स्थितियां होती है। पहली स्थिति यह होती है कि जब ही किसी भी सामाजिक समूह को पता चलता है कि वह मार्जिन पर है, या किसी व्यक्ति को पता चलता है कि वह हाशिए पर है, तो उसकी पहली कोशिश होती है, कहते हैं कि ये साइकोलॉजिकल होता है, ये कोई मतलब बहुत प्रायोजित नहीं होता, ये सहज स्वभाव होता है कि जब कोई बच्चा एक तरह से मतलब कमजोर पड़ता है तो वह दौड़ करके सबसे ताकतवर व्यक्ति के पास जाता है कि वो आदमी मुझे परेशान करे, मुझे बचाएं, ये बचाया जाए। तो कहते हैं कि इस समाज का भी जो प्रतिरोधी चरित्र जब बनता है तो यह भी कोशिश करता है कि किसी ताकतवर समाज के साथ, समूह के साथ मिल करके उसका हिस्सा बन जाए, कि इसका जो सामाजिक या फिर जो इसका आर्थिक उत्पीड़न हो रहा है वह बिल्कुल समाप्त हो जाए, या इसको जिन कारणों से मार्जिन पर ढकेला जा रहा है वह समाप्त हो जाए। और कहते हैं कि इससे पहले फेज में जब उसे सफलता कई बार होता है कि एक हाशिए का समाज दूसरे ताकतवर समाज के साथ मिल करके एक होकर के उसका हिस्सा बन जाता है, या एक कमजोर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ मिल करके ताकतवर बन करके उसका हिस्सा बन जाता है। लेकिन कहा जाता है कि कई बार ऐसा नहीं होता है। फिर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, तो इसमें कहते हैं कि जिसका जो दूसरा जो पक्ष होता है, इसके जीवन के तीसरे फेज का जो दूसरा पक्ष होता है,
इसमें जो एक तरह से जो जो भी एक तरह से हाशिए का मनुष्य होता है या समाज होता है, कहा जाता है कि वह धीरे धीरे एक तरह से आगे बढ़ता है और जो उस समय के समाज का जो सबसे कमजोर जो समूह होता है उसका एक तरह से लीडरशिप एक्सेप्ट कर लेता है, उसका नेता बन जाता है और नेता बन करके कहते हैं कि वह उग्र और एक तरह से क्रांतिकारी हो जाता है। जैसे भारतीय समाज में अनेक ऐसे उदाहरण मिलेंगे। अगर हम लोग मतलब बहुत अगर पीछे नहीं जाएं, अगर 1967 के नक्सलबाड़ी के आंदोलन को ध्यान में रखें तो चारू मजेंदार जिस तरीके से मतलब कहा जाता है कि वो देखते हैं कि एक कमजोर समाज के साथ जमींदार कुछ गलत बिहेव कर उसके मारपीट कर रहे हैं, तो एक तरह से मतलब फिर आप कह सकते हैं कि तीसरे फेज में एक तरह से उनकी भी पिटाई होती, फिर बाद में वह जो कमजोर तबका है उसके वो लीडर बन जाते हैं और उग्र क्रांतिकारी या उग्र राष्ट्रवादी हो जाते हैं। वो राष्ट्र का विरोध नहीं करते हैं बल्कि कहते हैं कि इस राष्ट्र समाज के अंदर जो बहुत सारे जो सामाजिक जो लेयर्स हैं, जो उत्पीड़न हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है और उसको रोकने के लिए जब देखते हैं कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही तो उनका नेतृत्व संभालते हैं, उनका नेता बनते हैं, फिर उनकी आवाज उठा करके व्यवस्था के सामने उस सवाल को रखते हैं कि इनके जीवन को ठीक किया जाए और फिर एक लंबी प्रक्रिया चलती है जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि वो संघर्ष लगातार चल रहा है कि कैसे उस मार्जिन के समाज को एक तरह से महत्व दिया जाए। आप गौर करेंगे कि इसमें तीसरा जो एक तरह से फेज होता है, इसमें कई बार होता है कि हाशिए का समाज न तो उस ताकतवर समाज का हिस्सा बन पाता है या न तो फिर किसी का नेतृत्व संभाल पाता है। ऐसे हालत में कहते हैं कि वो बिल्कुल अलग थलग पड़ जाता है, वो मार्जिन पर पड़ा रहता है। आज भी भारतीय समाज में बहुत सारे ऐसे सामाजिक लोग हैं जो किसी का हिस्सा नहीं बन पाए, ना किसी का नेतृत्व नहीं उठा पाए, तो आज भी वे मार्जिन पर हैं, उसी मार्जिन पर रह रहे हैं। आप गौर करेंगे कि इस पूरे दौर में जो चीजें दिखाई पड़ती, जिसको हम लोग बार बार कहते हैं कि इससे पूरे में जो हमारा जो साहित्य है एक तरह से है, यह साहित्य कहीं ना कहीं मतलब ऐसा मौका देता है। और इसीलिए जो आपसे मैं कह रहा था कि जो इधर साहित्य लिखा गया, इस साहित्य के अंदर से बहुत सारे कुछ उदाहरण के लिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे सविता सिंह हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण कवित्री हैं जिन्होंने स्त्री के सवाल को उठाया है। इसमें वो लिखती है, एक कविता इसमें सविता सिंह लिखती है, अंधेरा कितना गहरा है, अंधेरा कितना गहरा है, अब भी मेरे रास्ते में और उसमें उतरना और उतरते जाना ही मेरी नियति है कि बिना किए पार इसे मिलेगा ना फूलों का बाग मुझे, न वह आकाश। और इस अपने जैसा जीवन कविता में लिखती है कि मेरी नियति है कि इस अंधेरे बियाबन एक तरह से जो दुनिया है उससे मुझे लगातार आगे बढ़ना है। अब थोड़ी सी कल्पना करिए कि एक स्त्री मतलब ऐसा क्यों सोचती है कि मतलब पूरा उसके सामने जो पूरी दुनिया है वह एक तरह से अंधकार में भरी है, कितना अंधकार उसके लिए गहरा है। मतलब आज भी अगर स्त्री ऐसी कविता लिखती है कि उसके सामने पूरा अंधकार है, तो कहीं ना कहीं वह मान के चलते हैं कि इस पूरे समाज में उसके लिए बहुत साफ साफ रास्ते नहीं बने हुए हैं। या इसी तरीके से ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं कि यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाना किस संस्कृति का प्रतीक है। यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाना किस संस्कृति का प्रतीक है, मैं नहीं जानता, शायद आप जानते हो, मैं नहीं जानता, शायद आप जानते हो। तो ये जो सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल कहा जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण होता है और ऐसे जो सवाल होते हैं वो समाज को कई तरीके से सोचने के लिए बाध्य करते हैं। और उन बाध्य करने वालों में जो कई बार होता है, हम लोग कई बार इस बात की चर्चा करते हैं कि कई बार सामाजिक जो परिवर्तन होते हैं, समाज की जो गतिशीलता होती है, समाज जिस तरीके से काम करता है, तो उसके बहुत सारे पक्ष होते हैं जिसको समझना बहुत जरूरी होता है। या इसी तरीके से मैं एक और उदाहरण दूंगा आपके सामने। एक मॉरिशस के अप्रवासी लेखक राम अभिमन्यु अनंत हैं। तो अनंत जी लिखते हैं कि मतलब जो सामाजिक उत्पीड़न होता है वो कितना भयावह होता है। मॉरिशस में बहुत सारे जो मजदूर हमारे गए, एक तरह से अप्रवासी समाज का हिस्सा बन करके गए, तो वहां पर उनका जो एक तरह से दमन शोषण होता था बिल्कुल अलग तरह से होता था। जिससे वहां एक नियम था कि शायद अब वो नियम उस समय फिर 1913 में वो नियम हट गया था, या थोड़ा बहुत होगा तो होगा, मुझे बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा एक वहाँ से बहुत सारे नियम नहीं होते, लेकिन नियम की तरह वहाँ पर चलता है कि अगर कोई मजदूर काम पर नहीं आता था, एक दिन या 2 दिन नहीं आता था, तो उसको फिर मतलब उसको तो तनख्वाह नहीं मिलती थी, उसको उस दिन के लिए वो एक तरह से
बंद कोठरी में डाल देते थे, उसको आप कह सकते हैं कि उसको जेल की तरह बंद कर देते थे। और फिर उसका एक तरह से ये नियम बहुत खराब था। और जब मणिलाल गांधी जब मॉरिशस गए 1909 में गए गांधी जी के कहने पर, तो 1909 से 13 के बीच उन्होंने लगातार उन मजदूरों की लड़ाई लड़ी और ऐसे नियम हटाने की कोशिश की। कहते हैं कि इसी प्रक्रिया में जब प्रोटेस्ट होता था तो एक बार एक अंजाले कुपेन करके महिला थी जो उस भीड़ का हिस्सा थी। जब वो जुलूस से एक तरह से प्रोटेस्ट में निकला कि बहुत सारे जब तो दबाव थे 1942-43 के आसपास मॉरिशस में, तो लोग कहते हैं कि काफी बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुआ था। उस प्रोटेस्ट में पुलिस ने ठेकेदार के कहने पर गोली चलाई थी और उस गोली में से एक तरह से मतलब वो महिला अंजाले कुपेन मारी गई थी। और फिर बहुत लंबा मुकदमा चला। उस मुकदमे में मतलब जाहिर है कि जैसा होता है व्यवस्था में कि जो ताकतवर होता है हमेशा एक तरह से न्याय उसी के पक्ष में होता है, उसी के पक्ष में जो कोर्ट है कचहरी है अपना एक तरह से डिसीजन सुनाती है। और फिर जो बहुत सारे जो गवाह होते हैं वो गवाह फिर नहीं आते, मुकर जाते हैं। कई बार कहा जाता है कि जो कमजोर मनुष्य होता है, जो हाशिए का आदमी होता है, वो कहता है कि मेरी गवाही तो ईश्वर देगा, चांद देगा, सूरज देगा। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा भी नहीं होता है तो क्या होता है। उसी स्थिति को उन्होंने 2-4 पंक्ति में लिखा है। अब मैनू अनहते में आपको रख करके फिर आगे बात करूंगा। उन्होंने लिखा है कि जब ये कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही थी मॉरिशस में और न्याय एक तरह से मजदूरों के खिलाफ जा रहा था, तो उसी को उन्होंने अनंत जी ने 2-4 पंक्ति में एक कविता के जरिए कहने की कोशिश की है। कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रख रहा हूं। जिस दिन सूरज को मजदूरों की ओर से गवाही देनी थी, जिस दिन सूरज को मजदूरों की ओर से गवाही देनी थी, उस दिन सुबह नहीं हुई। जिस दिन सूरज को मजदूरों की ओर से गवाही देनी थी, उस दिन सुबह नहीं हुई। सुना गया कि मालिक के यहाँ की पार्टी में सूरज ने ज्यादा पी ली थी। मतलब जो पिछले दिन जो पार्टी हुई, सूरज ने इतना शराब पी ली कि अगले दिन सूर्योदय नहीं हुआ और न्याय जो था जो वो एक तरह से मालिक के पक्ष में चला गया। मतलब मालिक इतना ताकतवर है कि वह एक तरह से सूरज को भी खरीद सकता है, चांद को भी खरीद सकता है, यहां तक कि आप कह सकते हैं कि ईश्वर को भी खरीद सकता है। यह जो एक तरह से मतलब साहित्य है जो मैं आपसे कह रहा था, यह साहित्य मतलब बिल्कुल भिन्न तरह का साहित्य है। और इस साहित्य के मूल्यांकन के लिए वाकई मतलब ठीक है कि हमारी एक सीमा तक पारंपरिक साहित्य शास्त्र हमारी मदद करता है, या इसी तरीके से जो मार्क्सवाद है हमारी मदद करता है, या फिर इसी तरीके से जो दूसरी विचारधाराएं हैं वो हमारी मदद करती है। लेकिन जो बात हम आपसे चर्चा करना चाह रहे थे, जिस बात पर मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा था कि कई बार ऐसे साहित्य जब आते हैं जिसमें जाति का सवाल हो, स्त्री के फिजिक का सवाल हो, या श्वेत समाज का काला होने के चलते उत्पीड़न का सवाल हो, जिसको बार बार एक तरह से, जैसे गैडिलिना ब्रुक्स जो कहती है कि मैं काले मोजा पहनकर, लेकिन वो कहती है मैं सड़क पर अकड़ के चलना चाहूंगी। तो ऐसा जब साहित्य आएगा तो उसका मूल्यांकन आप कैसे करेंगे? उसका मूल्यांकन न तो मार्क्सवाद के आधार पर हो सकता है, न उसका मूल्यांकन पारंपरिक साहित्य शास्त्र के आधार पर हो सकता है। उसके मूल्यांकन के लिए हमें एक नए तरह के साहित्य सिद्धांत की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए यह जो हाशिए का जो सिद्धांत है, या हाशिए के जिससे थ्योरी की हम पॉसिबिलिटी पर आपसे हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें बार बार ये चीजें मुझे दिखाई पड़ती है कि इस पर बातचीत करना बहुत जरूरी है, और बातचीत करेंगे तभी दिखाई पड़ेगा। क्योंकि बार बार कहा जाता है विचारधारा की दुनिया में बार बार इस बात की चर्चा होती है। इस समाज में बहुत सारे मतलब घटनाएं घटित होती रहती है, तरह तरह के सामाजिक समूह, तरह तरह के सामाजिक एक तरह से मतलब दबाव होते हैं। लेकिन कहते हैं कि इसमें जो सामान्य मनुष्य होता है, या जिसे हम आम आदमी कहते हैं, या जिसे हम एक तरह से मतलब जिसे मार्क्सवादी शब्दावली में निम्नवर्गीय समाज कहते हैं, या फिर जिसे ग्रामसी सबल्टन समाज कहते थे, या उनके व्याख्याकार सबल्टन समाज कहते हैं, या फिर जिसे हम एक तरह से हाशिए के समाज के अंतर्गत हम दलित, स्त्री, आदिवासी, अश्वेत और आप्रवासी समाज कह सकते हैं। तो अगर हम ग्रामसी की बात माने तो ग्रामसी बार बार कहते थे कि एक तरह से मतलब जो हमारे निम्नवर्गीय जो समूह या समाज होते हैं, कहते थे कि इनके द्वारा किया गया एक स्वतंत्र पहल, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वह कहते हैं कि वो उनके हर संकेत जो होते हैं, जो हमारे इतिहासकार होते हैं, जो समाजशास्त्री होते हैं, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब एक आवाज, जैसे प्रेमचंद की का गोदान उपन्यास से, गोदान उपन्यास में जब गोबर जब शहर से लौट करके गांव आता है
तो शहर में वो एक तरह से, गांव में तो वो एक तरह से पिता के साथ खेतों में काम करता था, लेकिन दोबारा जब शहर जाता है, शहर जा करके वो मिल में काम करने लगता, चीनी मिल के कारखाने में काम करने लगता है, वहां वो मजदूर हो जाता है। और फिर पुनः जब एक तरह से लौट करके जब गांव आता है तो प्रेमचंद लिखते हैं उसके बारे में कि उसका पूरा हुलिया बदल गया है। लिखते हैं प्रेमचंद उनके बहुत से गोबर के बारे में कि आजकल वो साफ सुथरा कपड़ा पहनने लगा है, पंपसू का जूता पहनने लगा है, और कहते हैं कि नए ढंग का बाल उसने रख लिया है। अब फिर जो आखिरी में प्रेमचंद लिखते हैं कि उसने अब वो अपने कंधे पर लाल ऊनी रंग की चादर लेकर चलने लगा है। कई बार हमें लगता है कि साहित्य में जब इस तरह के शब्द आते हैं, लाल ऊनी रंग की चादर या पंप सू जूता या फिर नए हेयर स्टाइल का बाल, ये सारे के सारे जो संकेत जो लेखक दे रहा है, ये एक आम आदमी, एक मजदूर के बारे में दे रहा है। प्रेमचंद मजदूर के बारे में दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर एक मजदूर समाज लाल ऊनी चादर लेकर के चलने लगता है, जो मजदूर है, और वो जूता पहनने लगता है, पंपसू जूता पहनता है। पंपसू जूता का मतलब कि जो मशीन द्वारा बनाया हुआ जूता था। एक तो होता है मोची जूता बनाता था, वो बिल्कुल भिन्न होता है, लेकिन जो मशीन से जूता बनता है उसको कहते हैं। तो इसका मतलब कि वो मशीन का एक तरह से समर्थक हो गया, आधुनिकता का समर्थक हो गया है। या इसी तरीके से जो लाल ऊनी रंग की चादर है, तो लाल ऊनी रंग की चादर के को लेकर के प्रेमचंद यह संकेत करना चाहते हैं कि उसका होरी तो मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य या नहीं बना, लेकिन जो उसका बेटा है गोबर, वह एक तरह से लाल ऊनी चादर लेकर के यह संकेत देना चाहता है कि वह थोड़ा प्रगतिशील हो गया है। और जो नई पार्टियां हैं, जो नई पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मतलब कांग्रेस के अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उसका वो एक तरह से धीरे धीरे उसके प्रभाव में आ रहा है। तो ग्रामसी वही बात कहते हैं कि निम्नवर्गीय जो सामाजिक समूह होते हैं, उनके द्वारा एक छोटी सी भी जो पहल होती है, वह इतिहासकारों के लिए, समाजशास्त्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, और उसको समझना, उसका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं कि एक तरह से मतलब वो कहा जाता है कि साहित्य, इसीलिए साहित्य सिर्फ शब्दों का एक तरह से मतलब समुच्चय नहीं होता है, या अक्षरों का एक तरह से मतलब संगठन नहीं होता है, या वाक्यों का एक तरह से पैराग्राफ नहीं होता है, बल्कि कहा जाता है कि जो साहित्य होता है वह जो हमारा मानव समाज होता है, या जो हमारा जैसे हाशिए का साहित्य है जो है, तो वह एक तरह से वो जो मनुष्य समाज है उसका जो व्यक्तिगत जो अनुभव होता है, उसके जो सामाजिक विचार होते हैं, जिसमें प्रेम, जिसमें देश, दुनिया, कहते हैं कि साहित्य इन सबका एक तरह से मतलब प्रतिनिधित्व करता है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी रचना जो होती है, जो बड़ा उपन्यास होता है, बड़ी कहानी होती है, जैसे जो दलित लेखक की जो रचनाएं हैं, तो इसमें एक तरह से दलित समाज का अनुभव दिखाई पड़ता है, दलित समाज का विचार दिखाई पड़ता है। ऐसे ही अगर हरिराम मीना एक तरह से धुनी तापे तीर जैसा उपन्यास लिखते हैं, तो उसके जरिए एक तरह से आदिवासियों ने जो संघर्ष किया था राजस्थान में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान, तो वह उनका प्रतिरोध दिखाई पड़ता है। या ऐसे ही एक तरह टीवी कट्टीमनी अपने लेखों में जिस दक्षिण के हलगली वेडर की चर्चा करते हैं, या वंदना बरुआ, सुशील भाटी जैसे जो विचारक हैं, या हमारे रामदयाल मुंडा जैसे जो लेखक थे, जो बार बार कहते हैं कि अगर आदिवासी अगर मांदर बजाता है या फिर बांसुरी बजाता है, तो यह भी एक पहल संकेत है, उसका जीवन का अनुभव है, उसका प्रेम है, उसका जो जीवन है वह जीवन दिखाई पड़ता है आदिवासी समाज का। या ऐसे ही अगर कृष्णा सोती, मित्र मरजानी जैसे लघु उपन्यास के जरिए, या फिर अपनी कहानियों के जरिए, चित्रा मुदगल आवा उपन्यास के जरिए, या मैत्रेय पुष्पा चाक के जरिए, या अनामिका या सविता सिंह अपनी कविताओं के जरिए अगर कुछ लिखती हैं, जैसे अनामिका लिखती है कि मैं एक दरवाजा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतना ही खुलती गई। तो ये सारे के सारे जो दरवाजा है, एक दरवाजा एक संकेत है, मतलब कि स्त्री एक तरह से बंद थी, और उसको आधुनिकता के विचारों ने उसको धीरे धीरे थाप दे करके उसके जीवन को खोला। और इसीलिए कहा जाता है कि मतलब वह अनुभव, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो यह नया साहित्य जो आया, इस साहित्य ने एक तरह से जैसे अनंत जी का एक और उपन्यास लाल पसीना है, तो लाल पसीना में एक स्त्री कहती है कि कब तक हमें मतलब बैलगाड़ी में बैल की जगह हम मनुष्य को जोत करके ये बैलगाड़ी खिंचवाते रहेंगे जमींदार वहां के, या मॉरिशस के जो ठेकेदार थे, जो कोठी थे, वो उनको मजदूरों को ही एक तरह से बैल की जगह जोत देते थे, कहते तुम ही खेत को जोतो, तुम ही बैलगाड़ी को खींचो। तो कहती कब तक आप हमें ऐसा करते रहेंगे, कब तक हमारे पीठों पर एक तरह से हम धूप में काम करें, पीठों पर कोड़ा बरसाते रहेंगे, और कोड़ा बरसाने से पर से पसीना आ रहा है, पसीना के साथ साथ पीठ कट रही, फट रही, तो वहाँ से ब्लड भी आ रहा है। तो वहीं पसीना और एक तरह से पानी मिल करके, खून मिल करके लाल पसीना बनता है।
तो यह जो सामाजिक उत्पीड़न है, एक तरह से सामाजिक उत्पीड़न के साहित्य को समझने के लिए जरूरी है कि हम एक नए साहित्य सिद्धांत पर विचार करें, एक नए साहित्य सिद्धांत को समझने की कोशिश करें। और मुझे लगता है कि जो हाशिए का जो सिद्धांत है, जो थ्योरी ऑफ मार्जिनलिटी है, इसको समझने में थोड़ी सी मदद करेगी। हो सकता है कि यह विचारधारा या सिद्धांत बहुत पूर्ण नहीं हो, लेकिन हमें एक ऐसे विचार के मतलब सिद्धांत की जरूरत है जो इस तरह का जो साहित्य आ रहा है, दलित, स्त्री, आदिवासी, यद्यपि दलित साहित्य को अलग प्रतिमान हो सकता है, स्त्री साहित्य का भी अलग प्रतिमान हो सकता है, आदिवासी साहित्य के भी अलग प्रतिमान हो सकते हैं, क्योंकि सबके उत्पीड़न के कारण अलग अलग हैं, या अश्वेत समाज के, अप्रवासी समाज के। लेकिन हम लोग बार बार कहते हैं कि इनके बीच एक आपसी एकता जो है सामाजिक उत्पीड़न का है, सामाजिक एक तरह से आत्मसम्मान का है। और इसको समझने के लिए हमें एक समन्वित एक साहित्य सिद्धांत की जरूरत है। और हाशिए का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मार्जिनलिटी जैसे जो मतलब प्रस्ताव हैं, इस साहित्य को समझने में हमारी मदद कर सकते हैं। जी चौबे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपके द्वारा हम जान पाए, समझ पाए कि किस तरीके से लेखनी, खास तौर पर अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, दलित समाज या आदिवासी समाज के लेखन की बात कर रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमें सशक्त होने की और इनको समझने की। जैसा कि हमने और आपने इस लेक्चर के माध्यम से बार बार ये बताने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ जो हैं उसने इस तरह की लेखनी को उजागर किया। तो हम कह सकते हैं क्या कि वो परिस्थितियाँ ही थी जिन्होंने विचारों के उद्भव में एक रास्ता दिया, जिसको हम सामाजिक उत्पीड़न कहते हैं, कि एक समाज का व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का उत्पीड़न होता है। मतलब पूरे स्त्री समाज का हो रहा है, दलित समाज का हो रहा है, आदिवासी समाज का हो रहा है। तो हमें इसको किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि सामाजिक उत्पीड़न के रूप में देखना चाहिए। और इसीलिए जब समाज अब प्रोटेस्ट करता है तो एक अलग तरह से उसकी गतिशीलता दिखाई पड़ती है। तो मुझे लगता है कि उसको समझने की बहुत ज़रूरत है और उसके लिए नए विचारधारा की, नए साहित्य सिद्धांत की जरूरत है। बिना उसके हम इसको जो प्रचलित हमारे साहित्य सिद्धांत हैं उसके आधार पर हम लोग नहीं समझ सकते हैं। जी। एक नए मतलब और जरूरत भी है हमारे लिए कि मतलब हम इस पर एक नए सिरे से विचार करें कि हम कैसे सब पर एक साथ विचार कर सकते हैं। ये मुश्किल है, लेकिन फिर भी पहल मेरे ख्याल से हम कर सकते हैं कि विचार करें। जी, अगर खास तौर पर महिलाओं की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो मूलभूत परेशानियां हैं वो एक जैसी हैं, पर समाज क्योंकि अलग अलग है। अगर हम ग्रामीण समाज की बात करें तो उसकी परिस्थितियां कुछ भिन्न हैं, और अगर शहरी समाज की बात करें तो यहाँ पर परिस्थितियां कुछ भिन्न हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर हम मूल्यांकन करें खास तौर पर स्त्री लेखन पर, तो क्या किसी प्रकार का कोई जैसे कह सकते हैं कोई अलगाव या कुछ अलग स्थिति दिखाई देती है? नहीं, थोड़ा तो समझना पड़ेगा कि जैसे हम लोग कहते हैं कि गांव की जिंदगी को संस्कृतियां चलाती है, संस्कृतियों के पीछे धर्म की भूमिका है। शहर की जो जिंदगी है वहां पर बाजार है, बाजार को चलाने वाले बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपति हैं। तो इसमें बुनियादी फर्क है कि वह एक सांस्कृतिक जो असमानता है, जो शहर की जो एक तरह से आर्थिक जो असमानता है, वैसे ये सब आपस में बहुत गुथे हुए हैं, लेकिन फिर भी गाँव में हम लोग कहते हैं कि संस्कृति के नाम पर एक तरह से उत्पीड़न होता है, और शहर में एक तरह से मतलब आमदनी अर्थ के आधार पर होता है। तो जाहिर है कि दोनों, इसीलिए ये हाशिए के सिद्धांत में हम लोग बार बार कह रहे थे कि स्थान परिवर्तन से दो चीजें होती है। एक तो मतलब आर्थिक कारणों से होता है, दूसरा उसमें सांस्कृतिक मतलब एक भी होता है कि घर की जो मूल जो संस्कृति होती है घर की, वो छूट जाती है। और इसीलिए मतलब इसमें दोनों मतलब बहुत जरूरी है मतलब शामिल करना। जी जी। और साहित्य की सबसे बड़ी बात है जो साहित्य लिखा गया है मतलब स्त्रियों द्वारा, आदिवासियों द्वारा या दलितों द्वारा, या जो अप्रवासी साहित्य है, उसमें ये सारे सवाल एक तरह से बारीकी के साथ हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे अभिमन्यु अनंत का जो लाल पसीना है, या ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जूठन है, या तुलसीराम का मुर्दहिया है, या हरिराम मीना का धुनी तापेतीर है आदिवासी लेखों में, निर्मला पुतुल जो लिखती हैं, या चित्रा मुदगल आवा, या फिर मैत्रेय पुष्पा चाक लिखती हैं, या फिर इसी तरह से कृष्णा सोपती का जो मित्र मरजानी है, आप पढ़ेंगे तो इसमें बार बार उसी सामाजिक एक तरह से कहते कि हमारा सामाजिक ह्यूमिलेशन हो रहा है मतलब जी। और एक तरह से इसीलिए हमारा भी एक आत्मसम्मान होता है और हमारी जो डिग्निटी होती है उसको भी मतलब समझने की जरूरत है। और इस सिद्धांत के जरिए भी हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मूल कारण क्या है, क्यों हम एक समाज को मतलब सामाजिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। जी। तो वही इनके साहित्य में भी एक तरह से आ रहा है।
जी, इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और यही चाहूंगी कि आने वाले लेक्चर्स में भी हम इस तरीके के विषयों पर चर्चा करें और कुछ ऐसा सामने लाने की कोशिश करें जिससे कि जितने भी छात्र छात्राएं या तमाम व्यूअर्स जो हमें देखते हैं वो इस तरीके के साहित्य को पढ़ने की कोशिश करें, इस तरह के साहित्य में अपना योगदान देने की कोशिश करें। देवेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।